के वाहनों पर हमले की खबर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने कही है। साथ ही वो कह रहे हैं हाल ही में हमलों की श्रृंखला गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिन में ये संख्या बढ़ी है। आतंकी हमलों की कड़ी शब्दों में निंदा की गई है। जान गंवाने वाले लोगों के जो प्रियजन हैं उनके प्रति संवेदना भी जाहिर की गई है। अपने इस पोस्ट में वो लिखते हैं कि प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग पूरी तरह से और जल्दी से ठीक हो जाएं, क्योंकि 3 से 4 लोग ऐसे हैं जो जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिन में ये घटनाएं बढ़ी हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी चिंता जाहिर की गई है और इसी को लेकर सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया गया है। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि जो जख्मी लोग हैं वो जल्दी से और बहुत बेहतर तरीके से ठीक हो जाएं, ऐसी मैं दुआ करता हूं। साथ ही साथ जो हमलों की संख्या बढ़ी है वो चिंता का विषय है। जिस तरीके से आतंकी हमले हो रहे हैं या फिर जो उनको लेकर इंतजाम है, कविंद्र गुप्ता से अजय जांडियाल ने बात की है, एक बार सुनिए। के बारामूला के गुलमर्ग एलओसी के पास सेना की एक गाड़ी पर आतंकियों ने हमला किया है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ कविंद्र गुप्ता जी हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री। कविंद्र जी, आतंकी हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक ताजा हमला जिसमें सेना के लगभग 4 से 5 जवान जो है वो गंभीर रूप से जख्मी हैं। क्या कहेंगे इस पर, कैसे कार्रवाई की जरूरत है? देखिए, बड़ी दुखद घटना है और जंगल में घात लगा करके ऐसा करना अपने आप में एक चिंता का विषय बनता है। पिछले लगभग 1 हफ्ते में चौथी इस प्रकार की घटना है। ये भी कहा जा रहा है कि जब से सरकार आई है तब से ये, लेकिन इस चीज़ से सोचना होगा, पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद यहाँ पर फैलाने का प्रयास करता है। और पिछले दिनों जो यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी, नई सरकार बनी, तो एक फ्रस्ट्रेशन तो उनके दिमाग में है ही और यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बारामूला मुझे लगता है कि जल्द ही उनको मार गिराया जाएगा, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों ने पहले बहुत अच्छा काम किया है और जब भी इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उनको घेर करके मार दिया जाता है, उसके जल्द रिजल्ट भी देते हैं। आज पत्थरबाजी, आतंकवाद कश्मीर में समाप्त हुआ तो सेना का और सुरक्षा बलों, सुरक्षा एजेंसियों का बहुत बड़ा रोल है। लग रहा है कि फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तान में, क्योंकि जिस तरीके से शांतिपूर्व चुनाव हुए उसके बाद शांति जो लगातार बनी है वो खल नहीं रही पाकिस्तान को। ये स्वाभाविक बात है कि जिस प्रकार से लोगों ने बड़ी तादाद में यहाँ पर वोट दिया और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट दिया। पाकिस्तान में तो इस तरह का कोई माहौल है नहीं और उन्होंने भारत की जो संविधान को मद्देनज़र रखते हुए, भारत की जो एक एकता और अखंडता को मद्देनज़र रखते हुए लोगों ने वोट दिया है, नई सरकार बनाई है और कितने फेयर एंड ये इलेक्शन हुए हैं। तो पाकिस्तान को शायद लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ तो ऐसा होता नहीं, यहाँ भी कश्मीर में माहौल ख़राब करने की कोशिश की जाती है। तो ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि एक जिम्मेवारी के साथ सभी को एक इसके खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है और जो भी संदिग्ध कोई इस तरह का नजर आता है उसको सूचना देनी चाहिए, क्योंकि किसी के साथ भी हादसा हो सकता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। लगातार बैक टू बैक चौथी घटना जो है, आतंकी घटना जो है पिछले 1 सप्ताह पे जम्मू कश्मीर में सामने आई है। पहले शोपियां, उसके बाद गांदरबल, आज सुबह जो है अनंतनाग में आतंकियों ने एक जो नॉन लोकल था उसको टारगेट किया और अब ये चौथी घटना लाइन ऑफ कंट्रोल के पास सेना के वाहन पर हमले की जो है हुई है। अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। जो घटना घटी है उसकी निंदा न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि देश भर में हो रही है और गुस्सा भी इस बात को लेकर है कि आतंकियों के जरिए सेना की गाड़ी को निशाना बनाया गया। अब इंतकाम होना चाहिए, लेकिन जो हालात अभी हैं उन पर बात करने के लिए मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। रणबीर सिंह पठानिया मेरे साथ में हैं, बीजेपी के विधायक हैं। साथ ही साथ रविंद्र शर्मा मेरे साथ में जुड़ गए हैं, वो भी अपना पक्ष रखेंगे। रविंद्र शर्मा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो भी मेरे साथ में हैं। शेख ओवैस मेरे साथ में हैं, जेकेएनसी के प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजन जामवाल जी मेरे साथ में हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत। सबसे पहले मैं शेख ओवैस जी आपसे पूछना चाहूंगी, पिछले कुछ दिन में आतंकी गतिविधियों में इजाफा हुआ है और अब तो सीधे सीधे सेना की गाड़ी को निशाना बनाया गया है। कैसे देख रहे हैं इन घटनाओं को और क्या इंतजाम अब होने चाहिए? नहीं, बड़ी अनफॉर्चुनेट है और हम कंडम करते हैं ये जो
अटैक्स हो रहे हैं, बड़ा दुखद है ये, लाइक कि जहाँ पे हमारे सोल्जर्स की जान जा रही है, हमारे लोकल्स की जान जा रही है, लाइक समझ नहीं आ रहा है कि जब से उमर साहब सीएम की कुर्सी पे बैठे हैं, तब से ये कुछ अलग ही सीन दिखने को मिल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको सिक्योरिटी फेलियर बताऊं, इसको मैं इस पे पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, बट बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और हम तो पक गए हैं, 30-40 साल बरस चुके हैं अब। ये कभी ये जो आतंकवादी अटैक्स, कभी चुप, कभी वापस से, लाइक इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन हमें दिख नहीं रहा है कहीं पे। जिस तरीके के हालात अभी हैं, एक तो लोगों में दहशत भी जाहिर सी बात है कि है, साथ ही साथ गुस्सा भी लोगों में बहुत ज्यादा है। रणवीर सिंह पठानिया जी, क्या इसे सिक्योरिटी फेलियर कहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो सभी को मेरी ओर से आदाब और नमस्कार। टेररिज्म, आतंकवाद जो है, ये एक पैन इंडिया एक थ्रेट है, समाज के लिए, देश के लिए, हम सब के लिए। मेरे मित्र, जब तक उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री नहीं थे तो ये उस पर ताने कसने पे बाज नहीं आते थे। उमर साहब खुद भी ताने मारते थे कि 5 अगस्त 2019 के बाद कौन सी स्थिति और परिस्थिति ठीक हुई। आज जब खुद मुख्यमंत्री हैं तो वहां पे डिफेंसिव करके खुद आतंकवाद के विरुद्ध उनको आना पड़ता है। खैर, मैं इसमें आरोप प्रत्यारोप पे नहीं फंसना चाहता। एक बात कि जिस तरीके की राजनीतिक स्थिति और परिस्थिति पिछले 6-7 दशकों में जम्मू कश्मीर में बनाई गई, जिस तरीके से लोगों को एलिनेट करने का कोशिश किया गया, जिस तरीके से अपने चहेतों, चमचों और पार्टी वालों को, जिसे कहते हैं, एक आउट ऑफ वे बेनिफिट देने की बात की, तो मुझे लगता है पड़ोसी मुल्क को एक मौका मिल गया, एक स्पेस मिल गया कि वो अपना एक कट्टरपंथ की, जिसे कहते हैं, एक राजनीति या इंडोक्ट्रिनेशन वाला जो उनका बात था, वो उसमें स्लिप इन कर पाए। एक बात है। दूसरा, अब कारण जो भी हो, हम सबको इसके विरुद्ध मिल के लड़ना है। हमें एक मंच पे इसके विरुद्ध लड़ना है और हम सबकी जिम्मेवारी है, हम सबका ड्यूटी है, हम सबका कर्तव्य है। और तीसरा, पिछले चंद वर्षों में भारत सरकार ने जो कदम आतंकवाद के विरुद्ध जम्मू कश्मीर में उठाए हैं, वो अपने आप में ऐतिहासिक भी हैं और अद्वितीय भी हैं, और जिसका इम्पैक्ट आपको श्रीनगर में लाल चौक का बदला रंग और स्वरूप, पोलो व्यू मार्केट का बदला रंग और स्वरूप, आज जन्माष्टमी की झांकी, आज मुहर्रम का जुलूस, तो ओवरऑल भी जिसे कहते हैं आतंकवाद के पैरामीटर्स में गिरावट आई है। ये भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार नहीं, ये देश विदेश के, जिसे कहते हैं, जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, वो उसमें कहते हैं। और आखिरी जो मेरा इसमें छोटा सा आप सबके साथ, जिसे कहते हैं, एक इम्पोर्टेंट टेक है कि बहुत ही कामयाब तरीन लोकसभा चुनाव हुए हैं जम्मू कश्मीर में। उन कामयाब तरीन लोकसभा चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी कामयाब तरीन हुए हैं, और कामयाब तरीन के साथ साथ हिस्टोरिक वोटर टर्नआउट के साथ साथ इन चुनाव बिल्कुल आजादाना हुए हैं। इस चुनाव के ऊपर उंगली क्या व्यक्ति, क्या संगठन, क्या ऑर्गेनाइजेशन, क्या इंडिपेंडेंट, जिसे कहते हैं, लोग, कोई भी इसकी आजादाना, जिसे कहते हैं, नेचर पे सवालिया निशान नहीं उठा सकता, और ना ही किसी ने उठाया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन एक पाकिस्तान के जिहादी कैंप्स में है, अपनी प्रेजेंस फील करवाने के लिए, जम्मू कश्मीर में अराजकता फैलाने के लिए। जम्मू कश्मीर में देखें, इन चुनावों में सरकार जिसकी मर्जी बने, हम रिस्पेक्ट करते हैं जनता के, जिसे कहते हैं, मैंडेट का, जनता के वोट का, जनता के फैसले का, लेकिन आखिरकार प्रजातंत्र की जीत हुई है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर को एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, लेकिन रणवीर सिंह जी, बात ये भी है ना, देखिए, इलेक्शन से अलग हटकर भी सोचना होगा। और मैं ये सवाल रविंदर शर्मा जी से कर लेती हूँ। रविंदर शर्मा जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इधर इलेक्शंस ओवर हुए और उसके बाद एक के बाद एक अलग अलग घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, जिस बात का जिक्र उमर अब्दुल्ला ने भी अपने पोस्ट में किया है? देखिए, यकीनन आतंकवादी और उनके जो आका हैं पाकिस्तान में, वो परेशानी में हैं कि जम्मू कश्मीर में कामयाब चुनाव हुए और एक चुनी हुई सरकार जो है वह जहां बन गई, और उनका प्रोपेगेंडा हमेशा जम्मू कश्मीर के लोग डिफीट करते आए। गलती हमारी थी कि हमने 5 साल लगाए चुनाव कराने में, नहीं तो जम्मू कश्मीर की जनता आतंकवाद के विरुद्ध आतंकवाद को हराती है और जमहूरियत को जिताती है। और जम्मू कश्मीर की जनता ने आतंकवादियों के बीच
जो है वो अपनी जान पे खेल के भी डेमोक्रेसी को हमेशा वोट देती आई। हर चुनाव में खतरों के बीच आप देख लीजिए 96 ऑनवर्ड्स जब हालात बहुत गंभीर थे, फुल फ्लैज प्रॉक्सी वार थी, तब भी चुनाव समयबद्ध तरीके से जम्मू कश्मीर में होते रहे। नरसिम्हा राव जी ने उस वक्त बड़ी पहल की और यहाँ पार्लियामेंट के चुनाव कराए, उसके बाद फौरी असेंबली चुनाव हो गए और यहाँ खतरों के बीच भी हमने जमहूरियत को हमेशा बहाल रखा। ये अलग बात है पिछले 5 साल से 6 साल से यहाँ चुनाव नहीं हुए और ये भी दूसरी बात है यहाँ यूटी बना दिया गया कि हम आतंकवाद को खत्म करेंगे, लेकिन आतंकवाद बढ़ गया पिछले 2-3 साल से और 150 से ज्यादा जवान हमारे शहीद हुए। जम्मू सूबे में आतंकवाद 2 दशकों के चरम सीमा पे चल रहा है और इसलिए चुनाव के बाद फ्रस्ट्रेशन बढ़ी है और वो लगातार तीर हमले करके ये बताना चाहते हैं कि हम अभी हैं, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, सेना, पुलिस जो है वो सारी सतर्क भी है, अपनी जान पे खेल के मुकाबला भी कर रहे हैं। अब जरूरत इस बात की है कि केंद्र की सरकार और जम्मू कश्मीर की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन मिल करके ऐसी स्ट्रेटजी बनाए कि मासूम लोगों की हत्याओं को रोक सके और आतंकवादियों को जो है वो डट करके सफाया कर सके। जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को भी यूनिफाइड कमांड में इनपुट्स लेने चाहिए। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने यूनिफाइड कमांड की। हम तो समझते हैं पिछली चुनी सरकारें जो हैं वो भी लड़ती रही, आतंकवाद के विरुद्ध जो है वो रणनीति अलग हो सकती है, लेकिन हर सरकार लड़ी है। यहाँ देश की बात है, लोगों की जान माल की सुरक्षा, जो गद्दी पे बैठा है उसका दायित्व ज्यादा और वो चाहता है कि मेरे दौर में कोई इनोसेंट की जान ना जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बदनामी सरकार की होती है जो यहाँ की है या केंद्र की है और इसलिए उस पर कोई कंप्रोमाइज ना करना चाहिए, ना होना चाहिए। और हम सख्ती से आतंकवाद के विरुद्ध खड़े हैं, एकजुट हैं, पाकिस्तान के विरुद्ध एकजुट हैं, अपनी सेना, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस के साथ खड़े हैं। उनके हौसले उनके लिए हमेशा वचनबद्ध है। आतंकवाद देश के लिए खतरा है, आम आदमी का खतरा है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हमारा सख्त संदेश ये है। ठीक है, आप रहिएगा। बात यह है ना, जब बयानबाजी की बात होती है या रिएक्शंस की बात होती है तो वहां तो एकजुटता नजर आती है सिर्फ बयानबाजी में, लेकिन फिर छीटाकशी से पार्टियां बाज नहीं आती, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जुबानी जंग में नजर आता है। अब एक फौजी को सुनना जरूरी है। ब्रिगेडियर जामवाल, ये जो हालात जम्मू कश्मीर में है ये पूरी तरह से शांतिपूर्ण कभी हो सकते हैं क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि घटनाओं में कभी कमी आती है, कभी इजाफा हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से शांति है ये हम कह नहीं सकते। पहले कश्मीर में होती थी, फिर इधर डाइवर्ट होकर जम्मू में ये घटनाएं बढ़ गई और अभी जैसे हमने देखा लोकसभा इलेक्शन ओवर हुए तो तेजी से घटनाएं बढ़ी, अब विधानसभा इलेक्शन ओवर होने के बाद में ये घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। क्या अब बड़े कदम उठाने की जरूरत है? सर्जिकल स्ट्राइक जैसी घटनाओं को अंजाम देने की जरूरत है, ऐसे एक्शन की जरूरत है? आपका सवाल 3-4 हिस्सों में था, तो मैं एक एक करके हिस्से का जवाब देता हूं। अगर आप अपना, जैसे आपने खुद बोला कि जैसे ही प्रधानमंत्री ने शपथ ली, वी सॉ अ स्पेट ऑफ इंसिडेंट लगातार। अभी उमर अब्दुल्ला साहब ने शपथ ली, अगेन उस टाइम जम्मू में हुए थे, अभी कश्मीर सेंट्रिक हो गए हैं। कारण क्या है? दिस इज सिग्नलिंग, आईएसआई की तरफ से सिग्नलिंग है। उस वक्त ये प्रधानमंत्री जी को तोहफा था, इस वक्त शायद उमर अब्दुल्ला को तोहफा दे रहे हैं। खासकर कि जब उमर अब्दुल्ला साहब ने, पाकिस्तान की स्टेटमेंट आई थी कि 370 पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पाकिस्तान एक उस पे है, उमर अब्दुल्ला साहब ने बड़ी क्लियर शट ऑफ कॉल दी थी पाकिस्तान को कि आपकी जरूरत नहीं है इन किसी चीज पे कहने की, तो इट वाज अ क्लियर शट ऑफ कॉल। सो उनको शायद लग रहा है कि ये अभी हमारे कहने पे या हमारी किसी सलाह पे नहीं चलेंगे। सो उनको चीफ मिनिस्टर बनने की मुबारकबाद वो अपने तरीके से दे रहे हैं जैसे ही। दूसरी बात आई है कि इसका इलाज क्या है। देखिए, इसके सारे 2 कारण हैं, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। एक्सटर्नल सबको पता है, मैं बार बार अलग अलग चैनल पे बोल चुका हूं कि जब तक आग आपके घर के पड़ोस में लगी हो, तो जब तक आप पड़ोस के घर में जाके आग नहीं बुझाओगे, अपने घर में कितना भी पानी फेंकते रहो, वो आग आपके घर में आती रहेगी। तो लास्ट में आपको पड़ोस के घर में, जो यहाँ पाकिस्तान है, वहां जाके इस आग को बुझाना पड़ेगा और तभी ये परमानेंट शामिल होगा। दूसरा है इसका इंटरनल कारण। इंटरनल में 2 चीजें हैं। अगर पाकिस्तान भेजता भी है, यहाँ से ये भी बात है कि किसी ने बात बोला कि इंसर्जेंसी कम होगी, ज्यादा होगी। देखिए, देयर आर गिवन इंडिकेटर्स ऑफ इंसर्जेंसी। एक सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है आपके लोकल मिलिटेंट कितने हैं। आज की हालत ये है कि कश्मीर में
लोकल मिलिटेंसी, लोकल मींस के जो यहाँ का है वो बहुत कम रिक्रूटमेंट हो रही है विज़ अब 90s में देखो जहाँ बल्क यहाँ से आता था, लोकल मिलिटेंट थे। आज के दिस थिंग जितने भी मिलिटेंट आ रहे हैं ये सारे पाकिस्तान एक्सपोर्टेड है। सो अब ये लोकल मिलिटेंसी की उस श्रृंखला से बाहर निकल चुका है। ये खाली स्पॉन्सर, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस की कि जब आपने लोकल मिलिटेंसी, लोकल रिक्रूट बनाने में आपने कमी कर दी। दूसरा ये है कि जो मैं इंटरनल बात कर रहा था, इसमें है कि अगर पाकिस्तान भेजता भी है टेररिस्ट, आफ्टर ऑल उसको कोई ना कोई यहाँ पे खाना खिलाता है, कोई ना कोई रास्ता दिखाता है। मतलब देयर आर इंटरनल एलिमेंट जो उसको सपोर्ट करते हैं। अब वो कैसे क्यों सपोर्ट करते हैं, पैसे के लिए करते हैं, आइडियोलॉजिकली करते हैं, वो अलग बात है। ज्यादातर मेरे हिसाब से ये काम पैसे के लिए होता है, बिकॉज मिलिटेंसी एक इकोनॉमी बन चुकी थी कश्मीर, जम्मू कश्मीर में खासतौर पे, तो उसकी वजह से भी ये काफी हो रहा है। अभी यहाँ पे सवाल आता है कि जब हम कहने को, अब इस वक्त होम डिपार्टमेंट जो पूरा है वो लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली कंट्रोल कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के नीचे नहीं है, पर सिक्योरिटी इतना आसान शब्द नहीं होते। सिक्योरिटी थोड़ा होलिस्टिक सब्जेक्ट है समझाने के लिए। अगर जैसे अभी गगनवीर में जो अटैक हुआ, अब जिसने बताया हथियार और किसी ने दिए, किसी ने कुछ दिया, किसी ने खाना दिया, नेचुरली 15-20 लोग कम से कम उठाए गए होंगे। कुछ उनमें से गवर्नमेंट के सर्वेंट भी होंगे, कुछ प्राइवेट सिटीजन होंगे, कुछ भी होंगे। जब ये उठाए जाएंगे आप देखना देर पब्लिक बैकलैश होगा। और टेररिस्ट को मारना था, इनको क्यों उठाया? भाई ऐसा है, ये लोग ऐसे उतने ही जिम्मेवार हैं जितना कि वो पाकिस्तान का आदमी जिसने आके यहाँ एक्चुअल दहशत करी, जिसने यहाँ से इनको सपोर्ट किया। नो, इसमें इसलिए मल्टीपल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब अभी आप पिछले कितने सालों का देखिए, 5 साल में हमने आई थिंक 86 से ऊपर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ही डिसमिस किए हैं खाली, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के, पुलिस के, कौन सा डिपार्टमेंट नहीं था जिसके डिसमिस नहीं हुए, जो कि डायरेक्टली, इनडायरेक्टली भी नहीं, डायरेक्टली आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए थे, उन लोगों को डिसमिस किया गया है। सो ये जो इतनी गहरी पैठ हमारी लोग, स्पेशली लोअर एडमिनिस्ट्रेशन में, ये जो पाकिस्तानी टेररिज्म बना चुके हैं, इसको उखाड़ फेंकने के लिए वक्त चाहिए। और इसको उखाड़ फेंकने के लिए खाली होम डिपार्टमेंट के डायरेक्शन से कुछ नहीं होगा, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को इकट्ठा होना पड़ेगा। और जब ये पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इकट्ठी होकर एक सवर में इन एलिमेंट्स को बाहर निकाल देगी, सिविल सोसाइटी तैयार है, सिविल सोसाइटी तैयार है इस वक्त इनको निकालने के लिए। उस वक्त टाइम आएगा जब ये टेररिज्म बिल्कुल खत्म होना शुरू हो जाएगा। देखिए, इंडिकेटर एक और टेररिज्म का होता है, जैसे पंजाब में हमने देखा कि टेररिस्ट की शेल्फ लाइफ मतलब कि जिस दिन से वो टेररिस्ट बना से उसके जिस दिन से उसकी मौत हुई, जब ये शेल्फ लाइफ एवरेज टेररिस्ट की 2 महीने से कम हो जाती है, तो हम मानते हैं अब ये टेररिज्म खत्म है। ऑलरेडी ये कुछ महीनों में, मतलब पहले तो कई साल टेररिस्ट चलते थे, ये ऑलरेडी कुछ महीनों में आ चुकी है ये शेल्फ लाइफ ऑफ ए टेररिस्ट। एंड इस वक्त अगर उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट पूरा ये सारे डिपार्टमेंट मिलके जो हमारे सिस्टम के अंदर घुस चुके हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, किसी भी मतलब चाहे वो मीडिया में हो, कहीं भी हो, उन सबको एक्सपोज करके निकाल बाहर सिस्टम से किया जाए, तो आई थिंक ये टेररिस्ट की शेल्फ लाइफ कुछ दिनों की हो जाएगी और तब हम कह सकेंगे कि टेररिज्म खत्म होने वाला है। आपने बहुत सी गंभीर बातें कही और गंभीर आरोप भी इनमें है। मुझे लगता है कि चूंकि पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी हमारे साथ में एक एक करके, उनसे मुझे रिएक्शन लेना चाहिए, लेकिन इन सब के बीच ही एक बड़ा अपडेट भी है। बड़ा अपडेट, हुर्रियत नेताओं की बैठक से घाटी में हलचल बढ़ गई है। जो जानकारी मिल रही है, 5 साल बाद हुर्रियत नेताओं की बैठक हुई है। इसमें मीरवाइज उमर फारूक ने बैठक की अध्यक्षता की। जो जानकारी है, बैठक के बाद में मीरवाइज ने कहा बैठक अनौपचारिक थी। अब्दुल गनी भट्ट, बिलाल लोन और मसरूर अब्बास बैठक में शामिल हुए हैं। 370 हटने के बाद पहली बार हुर्रियत नेताओं की ये मीटिंग हुई है। यानी अभी जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं के बीच में जब ये बड़े सवाल उठ रहे हैं, उन सब के बाद ये बड़ी बैठक हुई है। हुर्रियत नेताओं की मीटिंग, बड़े चेहरे इसमें शामिल हुए। हालांकि ये कह दिया गया 370 हटने के बाद ये पहली हुर्रियत नेताओं की मीटिंग, लेकिन ये कह दिया गया कि अनौपचारिक ये बैठक है, किसी भी तरीके से कुछ खास नहीं रहा। अब ऐसे में जान लीजिए हुर्रियत नेता जिनका मैंने जिक्र किया, कौन कौन ये नेता हैं। कौन है? मीरवाइज उमर फारूक, जो इस मीटिंग का हिस्सा रहे, अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं। उमर फारूक का जन्म 23 मार्च 1973 को हुआ। मीरवाइज इस्लामी धर्मगुरुओं का एक ओहदा है।
श्रीनगर की जामा मस्जिद के प्रमुख मीरवाइज ही होते हैं। 17 साल की उम्र में ही उमर फारूक मीरवाइज बन गए। 2019 में 370 के हटाए जाने के बाद हाउस अरेस्ट इन्हें किया गया था। सितंबर 2023 में उमर फारूक को रिहा किया गया। टाइम मैगजीन ने एशियाई हीरोज की लिस्ट में शामिल किया और अब 370 हटने के बाद ये पहली ऐसी मीटिंग जिसमें हुर्रियत नेता एक साथ आए और अब ये मीटिंग हुई है। हुर्रियत नेताओं की मीटिंग हुई है, इसमें मीरवाइज ने बड़ी बातें कही हैं। क्या कहा है ये आप जान लीजिए। वो कहते हैं 5 साल से ज्यादा वक्त के बाद मुझे अपने प्रिय सहयोगियों प्रोफेसर साहब, बिलाल साहब और मसरूर साहब के साथ बैठने का मौका मिला। एक भावनात्मक अनुभव जिसमें जेल में बंद सहयोगियों की कमी जरूर महसूस हुई, लेकिन प्रिय प्रोफेसर साहब को इस उम्र में अच्छी स्थिति में देखकर भी खुशी हुई। इसे अनौपचारिक बैठक कहा गया है। मीरवाइज उमर फारूक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं, जिनके जरिए इस बैठक को लेकर ये जानकारी साझा की गई। हालांकि किसी भी तरीके से ऑफिशियल मीटिंग है, औपचारिक मीटिंग है, इसका जिक्र नहीं है। ये कहा कि यूं ही आपस में बैठे थे, अनौपचारिक ही मीटिंग है। जिस तरह की स्थिति अभी जम्मू कश्मीर में है, हाल ही में अब जो विधानसभा इलेक्शंस हुए हैं, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री के तौर पर चुने गए हैं। यहाँ एनसी सरकार में आई है, सत्ता में जिस तरीके से अभी अलग अलग चैलेंजेस हैं उनका सामना भी कर रहे हैं। लेकिन हुर्रियत नेताओं की ये मीटिंग, मेरे साथ में आशिक मीर मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं जो कि ज़्यादा अपडेट इस खबर को लेकर हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आशिक मीर, 370 हटने के बाद ये पहला चांस रहा हुर्रियत नेता एक साथ बैठे मीटिंग की, कोई खास मकसद? देखिए, जिस हिसाब से 2019 के बाद खुद मीरवाइज ने भी कहा कि 2019 के बाद उन्हें मौका मिला है और वो फ्रीली एक दूसरे से मिल रहे हैं और इस मीटिंग का मकसद ये था कि हम एक दूसरे को देखें, क्योंकि कई सालों से हम एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं और कई सारे लोगों की इसमें से मौत भी हुई। चाहे हम सेपरेटिस्ट लीडर सईद अली शाह गिलानी की भी बात करें तो 2021 में उनकी भी मौत हुई थी और कई सारे लीडर्स जो सेपरेटिस्ट है वो अभी भी जेलों में बंद है। तो मीरवाइज के कहने का मकसद ये था कि ये एक फॉर्मल मीटिंग थी जो हमने 2019 के बाद आज की, और कहीं ना कहीं अब देखा जा सकता है जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन हुआ और इस सरकार के गठन होने के बाद जो है इस तरह की एक्टिविटीज हम देख रहे हैं और नई नई डेवलपमेंट्स हम जम्मू कश्मीर में अब देख रहे हैं। खास तौर पर कल जब चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला जो है अमित शाह और बाकी लीडर्स से मिल रहे थे, यानी सेंटर के बड़े बड़े लीडर्स से मिल रहे थे, तो इसके बाद जो है 2 दिन पहले जो है मीरवाइज और कई सारे हुर्रियत के बड़े लीडर्स जो गिलानी ग्रुप से भी ताल्लुक रखते थे और शबीर शाह के ग्रुप से भी ताल्लुक रखने वाले तमाम तर लीडर्स जो है एक साथ जमा हुए और उनकी एक मीटिंग वहां पर हुई। और इस मीटिंग के बाद जो है मीरवाइज ने खुले तौर पर कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार हमें आगे भी मौका दे अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि इस तरह की मीटिंग हम बहुत टाइम के बाद कर रहे हैं और हमें आगे भी मौका देना चाहिए कि हम ऐसी मीटिंग करें। हालांकि अगर हम बता दें कि मीरवाइज को हर जुमे के दिन जो है अलाउ किया जाता है फ्राइडे प्रेयर्स, जो जामे मस्जिद श्रीनगर में उसकी जो करवाते हैं फ्राइडे प्रेयर्स, वो वहां पर उसकी सरबराही करते हैं। और इस हवाले से भी उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहे तो हम आगे भी इस तरह की फॉर्मल मीटिंग जो है करते रहेंगे। फिलहाल जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन हुआ है और इस सरकार के बनने के बाद इस तरह की डेवलपमेंट जो है सामने आ रही है। ठीक है आशिक मीर, बहुत शुक्रिया इस अपडेट को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जो मेरे साथ में गेस्ट जुड़े हुए हैं खासतौर से पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, उनसे एक एक करके रिएक्शन में ले लेती हूँ क्योंकि टाइम कम है। छोटा छोटा रिएक्शन आपका चाहिए होगा इस खबर पर। शेख ओवैस साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस मीटिंग को? ये आई डोंट वांट टू रियली कमेंट ऑन दैट मीटिंग। वो किसने उनको परमिशन दी, क्या दी, वो क्या बोल रहे थे, तो हमारा तो उनके साथ कोई नाता नहीं है। लाइक यू नो कि वो जिन्होंने उनको अलाउ किया मीटिंग को, आप उनसे ये सवाल पूछिए कि कैसा देख रहे हो मीटिंग को। व्हाट आई जो मैंने देखा, मैंने उनको भी देखा कंडम करते हुए, जो उन्होंने भी कंडम किया। उनका मैंने स्टेटमेंट देखा कि जो ये निहत्तों पे जो अटैक्स हो रहे हैं, ये अटैक्स होने नहीं चाहिए। कोई धर्म कोई दीन इस चीज को अलाउ नहीं करता। बड़ा अनफॉर्चुनेट वो चीज मैंने देखी। हम उस चीज का वेलकम करेंगे। बाकी उनकी मीटिंग थी, किसने कराई, क्या है, वो आप जाके उनसे ही पूछ सकते हैं। रविंदर शर्मा जी। जी देखिए, बात यह है कि सियासी अमल आया है और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चंद नेता जो बचे हैं अगर आपस में मिलते हैं, देखेंगे क्या करना चाहते हैं। अगर तो पॉजिटिव रोल करे
क्योंकि लोगों की जान माल की जो है वो नुकसान से मुझे नहीं लगता कि उनको कोई फायदा है। पास्ट में तो उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा और उन्होंने पॉलिटिकल सपोर्ट दी मिलिटेंसी को, हाँ। तो उनका रोल जो है वो हम तो बिल्कुल उनके खिलाफ रहे। लेकिन यह है कि अब चूंकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की वो ताकत नहीं है और किन्होंने अलो किया, किसने किया, ये मैं नहीं जानता, लेकिन यह है कि अब जरूरत है कि भाई सब लोग पॉजिटिव रोल प्ले करें, क्योंकि ना जम्मू कश्मीर पाकिस्तान बन सकता है और ना ही जम्मू कश्मीर का 1 इंच भी हिंदुस्तान से अलग हो सकता है। दावे तो बड़े करती है मौजूदा सरकार, एक यूफोरिया क्रिएट करती है, लेकिन कुछ कदम उठाएं पीओजे को हिंदुस्तान के मिलाने में। यहाँ तो आतंकवाद का बढ़ावा हुआ है इस दौर में। ये बदकिस्मती की बात है कि पहले सरकारों को कहा जाता था कि आप कमजोर हैं, फौज आपकी है, बीएसएफ आपकी है, और प्रधानमंत्री को कहा जाता था कि मनमोहन सिंह जी आप क्या कर रहे हैं। तो अब शायद सरकार में बैठ के बदले हुए सुर रविंदर शर्मा जी के नजर आ रहे हैं और यहाँ सीधे एनसी की तरफ सवाल है, सीधे उमर अब्दुल्ला की तरफ सवाल है, क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है। मेरे पास कोई सवाल नहीं है, ठीक है उधर, लेकिन केंद्र सरकार को एक सवाल जरूर है, ठीक है कि ये चुनौती है, आतंकवाद को मिलके डट के हराना है, अलगाववाद को हराना है। हाँ, ये मेरा संदेश। रणवीर सिंह पठानिया जी कैसे देख रहे हैं इस मीटिंग को इन हालातों में? अनम्यूट कीजिए खुद को। रणवीर सिंह पठानिया जी। जी सॉरी, आवाज कट रहा है आपका। जी, मैं पूछ रही हूँ कि हुर्रियत नेताओं की इस मीटिंग को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हुर्रियत का एक जमाना था कि एक हुर्रियत का थोड़ा कश्मीर का एक फंडामेंटलिस्ट जिसे कहते हैं, एक कंटूर था, वहां पे उनका बात वहां पे चलती। आज हुर्रियत तकरीबन इररिलेवेंट है और मुझे लगता नहीं उनकी बैठक का कश्मीर के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा। हाँ, कश्मीर के लोग अमन चाहते हैं, कश्मीर के लोग विकास चाहते हैं, कश्मीर की जनता रोजगार चाहती है। अब वो जो कश्मीर में आज़ादी या ऑटोनॉमी या सेल्फ रूल, ये बिल्कुल घिसे और पिटे जिसे कहते हैं स्लोगन है, जिन पे कोई बात भी नहीं करना चाहता। और जो भी कश्मीर का जो हल होगा वो भारतीय संविधान के दायरे में। बात ये जम्मू कश्मीर के जो लोग चाहते हैं वो उन्हें उस तरीके से मिलता नहीं है, यही परेशानी की बात है। ब्रिगेडियर जामवाल, आप रिएक्ट करना चाहेंगे इस खबर पर? देखिए, इलेक्ट्रली पूरी तरह डिफीट होने के बाद आई थिंक दिस इज अ डेस्परेट अटेम्प्ट हुर्रियत द्वारा टू स्टे रेलेवेंट, बिकॉज अभी मेन स्ट्रीम में वो जस्ट नहीं हो पा रहे हैं, जस्ट बिकम इररेलेवेंट इन कश्मीर पॉलिटिक्स। तो जस्ट टू स्टे रेलेवेंट वो ये मीटिंग कर रहे हैं, इसको उसके ऊपर कुछ नहीं देखना चाहिए। एक्चुअली उनकी ग्राउंड पे रेलेवेंस बिल्कुल खत्म हो गई है, खासकर इस इलेक्शन के बाद जब लोगों ने खुल के उनके स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स को पूरी तरह डिफीट किया है। आई मीन जमात इस्लामी वगैरह जितने भी उन्होंने स्पॉन्सर किए थे पूरी तरह डिफीट हुए हैं। सो इट इज जस्ट अ डेस्परेट अटेम्प्ट टू स्टे रेलेवेंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ में जुड़ने के लिए, रणवीर जी, रविंदर जी, और साथ ही साथ ओवैस साहब आपका भी, साथ ही ब्रिगेडियर जामवाल आपने भी वक्त दिया। आप सभी ने इंडिया न्यूज़ को वक्त दिया, आप सभी का शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में ये हम देख रहे हैं लोकसभा इलेक्शंस के ओवर होने के बाद भी और विधानसभा इलेक्शंस ओवर होने के बाद भी आतंकी घटनाएं बढ़ी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की नापाक करतूत जारी है। इसी को लेकर मेरे सहयोगी आशिक मीर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, एक खास रिपोर्ट फाइल की है, देखिए। गुलमर्ग बूटा पुथ